Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. Students, today we are going to start the very important topic, that is indefinite integral of class plus 2 NCERT Mathematics. So without wasting time, let's start. और बड़े ध्यान से आपने इसको with full concentration करना है, समझना है और बड़ा मजा आएगा आपको करने का, right from the beginning। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है अभी? इंटीग्रल इंटीग्रल भी कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव भी कहते हैं। ऑल दीज आर सिनोनिम्स। तो क्या है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन कि एनी फंक्शन से फाई ऑफ एक्स इज सेट टू बी एन इंटीग्रल और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव of a function fx if and only if derivative of phi of x that is equal to fx. I repeat once again, any function phi x is said to be an integral or primitive or antiderivative of any function fx if and only if derivative of phi x that is equal to fx, है ना। इसीलिए एंटी डेरिवेटिव भी इसको कह रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल sin x is an integral of cos x as डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आ गया? cos x। ठीक है, कि जो sin x है हमारा, दैट इज एन इंटीग्रल ऑफ cos x फंक्शन, यानी कि ये हमारा हो गया fx, ये हमारा हो गया phi x। ठीक है, तो sin x cos x का इंटीग्रल क्यों है? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे sin ऑफ x का, इट विल कम cos ऑफ x। गॉट इट? तो नोट इट डाउन। मैं थोड़ा आगे फिर लिखूंगा, एग्जांपल क्लियर करूंगा आपको। तो बट आई रिपीट वंस अगेन कि कोई भी फंक्शन जो है phi x, तो किसी फंक्शन fx का इंटीग्रल तब होगा जब डेरिवेटिव ऑफ phi x fx होगा। जैसे कि sin x cos x का इंटीग्रल है, क्यों है? क्यों डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है। तो लेट अस टेक, इसको नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सिमिलरली x4/4, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं भी, इज एन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, कौन सा? x3, या x3। क्यों है भाई? बिकॉज एज जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसका? x4/4 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4x3/4। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, तो क्या आ गया? x3। ठीक है, तो x4/4 वो इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है फंक्शन x3 का। क्यों? क्योंकि x4/4 का जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास x3 आ रहा है। और यही हमारी इंटीग्रल की डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन phi x किसी फंक्शन fx का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल तब होगा अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास fx आ जाए।
पर यहां पर एक चीज हम नोट कर रहे हैं, क्या? इसको मैं साफ कर रहा हूं अभी। एक चीज हम देख रहे हैं क्या, कि जैसे मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स ली हैं, तो हम अगर डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस से 2 का ले रहे हैं, तो वो भी कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स प्लस 0 कॉस एक्स। ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 4/4 प्लस से 7, उसका भी हमारे पास जो है वो 4x3/4, यानी कि x3 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोई भी कांस्टेंट ले लूं, 7 ले लूं, 11 ले लूं, 100 ले लूं, यहां भी तब भी हमारे पास जो है डेरिवेटिव सेम रहेगा। तो इट मींस हेंस इफ ए फंक्शन हैज एन इंटीग्रल, कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल होगा देन, या एंटी डेरिवेटिव होगा, देन इट विल ऑलवेज हैव, ऐसे लिखो, इट विल ऑलवेज हैव इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, ऐसे लिखो, डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो हेंस हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हेंस एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल होएगा फाई ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी जो है कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर नाम देंगे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको। यस, आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है, बोर्ड विजिबल है आपको, कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल है देन इट विल हैव ऑलवेज इनफाइनाइट इंटीग्रल, तो फर्क सिर्फ कांस्टेंट का होगा। 100 आ गया, 500 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, पाई आ गया, कुछ भी आ गया, है ना। तो ये था आपका इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो यहां पर आपने ये समझा है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन में, कि अगर कोई फंक्शन, किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कब होगा, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो गिवन फंक्शन हमारे पास आ जाए। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, जो कि चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेट मी सी कि लाइट कम तो नहीं है बोर्ड पे, ओके है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या है? indefinite integral. So what is an indefinite integral? The family of all the integrals of a function fx is called an indefinite इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। किसी भी फंक्शन एफ एक्स की जितने भी इंटीग्रल्स हैं, ऑब्वियसली वो डिफर बाय कांस्टेंट इनफाइनाइट है, उन सभी की फैमिली को जो है हमने नाम दिया इनडेफिनेट इंटीग्रल। और नोटेशन क्या है इसकी? नोटेशन क्या है?
कैसे हम इसको नोट डाउन करेंगे, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, नोटेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, इन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx with respect to x is denoted by क्या, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। कैसे पढ़ेंगे इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किसके को आएगा ये, फाई ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड, मैंने बताया ना, आपको बताऊंगा मैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई रिपीट वंस अगेन, what is an indefinite integral? The family of all the integrals of a function fx is called an indefinite integral of fx। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, वो सारे फंक्शंस की फैमिली, अब फंक्शन चाहे जितने मर्जी हो, फर्क सिर्फ कांस्टेंट का होगा, दे डिफर बाय कांस्टेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंटीग्रल की डेफिनेशन में, तो उनकी फैमिली को इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा। ठीक है, और नोटेशन क्या है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय जस्ट दिस इज द, एक्चुअल में मैं बता दूं, ये है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है ये, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये नोट कर लीजिए चीजें, ये है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। ठीक है, एक्स हमारा है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और dx क्या है हमारा, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वंस अगेन आई रिपीट कि व्हाट इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल, द फैमिली ऑफ ऑल द इंटीग्रल्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो नोटेशन क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय दिस एफ एक्स डीएक्स। तो क्या, कैसे पढ़ना है इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स which is equal to phi x plus c, where c is called constant of integration and phi x plus c क्या था ये, it is the family of all the integrals। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि if any function have an integral then it will have infinite, always infinite integrals differ by a constant। तो c is the constant of integration। तो यहां पर मैंने बताया दिया, this is the sign of integration, fx is called integrand, x is variable of integration and dx is the element of integration or derivative of x, d for derivative। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और इसको मैं अभी रब कर रहा हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है आपने। तो यहां पर अब आ गया हमारा, तो अब इंटीग्रेशन क्या है, अगर मैं जनरल पूछूं कि व्हाट इज एन इंटीग्रेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द एंटीडेरिवेटिव, ऑल द इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन f x is called इंटीग्रेशन। क्या कह रहा है वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
ऑल द इंटीग्रल्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। तो और मैं एक सिंपली बात कह दूं कि हमें एक्चुअल में इंटीग्रेशन मीन्स इन द सिंपली आई से कि इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन मीन्स कि हमने कोई ऐसा फंक्शन फाई एक्स ढूंढना है जिसका कि डेरिवेटिव जब लें, जिसका के डेरिवेटिव लें तो हमारे पास गिवन फंक्शन आ जाए। एक्चुअल में दिस इज एन इंटीग्रेशन। अगर मैं रफली बात करूं कि एक्चुअल में हमने किसी का इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, जब इंटीग्रेशन करनी है, मींस वी हैव टू फाइंड सच अ फंक्शन whose derivative is that। ठीक है, ऐसे किया हमने, ऐसे किया हमने प्रीवियस एग्जांपल ली। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसे कि हमारे पास आ गया से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जैसे कि जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का जो इंटीग्रल है, देखो साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 0, तो क्या आ गया, साइन एक्स। तो इट मींस साइन एक्स की इनडेफिनिट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन जब हम इसकी कर रहे हैं तो इट मींस हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन ढूंढा हमने, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव जब हम करें तो गिवन फंक्शन साइन एक्स आ जाए। क्लियर? तो आई रिपीट, इन रफली इंटीग्रेटिंग एनी फंक्शन एफ एक्स मींस वी हैव टू फाइंड सच अ फंक्शन or functions, because infinite functions will be there if function is integrable, such that the derivative of that function is the given function f(x). Got it? तो चलिए अब करते हैं फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करते हैं पहले, उसके बाद मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको बताऊंगा। लेट मी सी वीडियो इज गोइंग ऑन। यस, इट इज वेरी वेल गोइंग ऑन। सो फॉर्मूले हमने समझने, फॉर्मूले, तो फॉर्मूले जो हैं वो करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई एक्स प्लस सी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये है बेसिक डेफिनेशन। एक्चुअली मींस indefinite integral of f(x) with respect to x means to say we have to find such a function phi x plus c such that, यानी कि f(x) का इंटीग्रल phi x plus c तभी होगा if and only if जब phi x plus c का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो f(x) आ जाए। तो इट मींस इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स है डिफरेंशिएशन का, और इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन को और क्या कह देते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल निकालना है तो क्या निकालना है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वन एंड द सेम थिंग। गॉट इट? समझ लग गया? ठीक है, तो ये बात आपने अच्छे से समझनी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एक्स द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, बशर्ते हमारा n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो बन जाएगा -1 + 1 0 एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली ऊपर 1 बन जाएगा लेकिन नीचे 0, दैट इज तो n हमारा -1 नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं ये डेफिनेशन अगर अप्लाई करूं, मैं एक आध में समझाऊंगा, बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा, आप चेक कर सकते हैं ना। तो इसका इंटीग्रल x रेज टू पावर n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, है ना।
देन n इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों हुआ? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, डेफिनेशन का मैं अप्लाई करूं तो ये इसका इंटीग्रल है, तो चेक करते हैं क्या इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव है, इट मीन इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आना चाहिए। तो देखो x की पावर n+1 ओवर n+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n(x)p n-1, तो इसका होगा n+1 x रेज टू पावर n+1 -1 और एक n+1 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया x रेज टू पावर n। गॉट इट? आई रिपीट, x रेज टू पावर n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। क्यों? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल इसलिए क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लिया तो दोबारा x रेज टू पावर n हमारे पास देखो वही आ गया, वही आ गया, है ना। तो सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अदर फंक्शंस, तो मैं सभी के लिए तो प्रूव नहीं करूंगा, तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम। तो इसी तरह सेकंड जो है हमारा वो है ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा ए रेज टू पावर एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सी, है ना। तो ए शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, है ना। सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल वो होगा ई रेज टू पावर एक्स ओवर लॉग ई, बट लॉग ई क्या होता है 1 प्लस सी, प्लस सी, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स ओवर 1 प्लस सी, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ ई 1 होता है। कई बार पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फाइंड अ फंक्शन whose derivative as well as integral are the same, तो exponential function is such a function whose derivative is also e raised to power x as well as its integral is also e raised to power x, if I take CG, got it? Fourth, integral of 1 by x with respect to x that is equal to log of mod of x plus, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट k विद रिस्पेक्ट टू x होगा kx प्लस c वेयर k इज नॉन जीरो, तो इट मींस यहां पर हम ये कह दें, हेंस अगर मैं कहूं कि 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x प्लस c, 1 का डेरिवेटिव 0 है तो x प्लस c इसका इंटीग्रल है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये भी हो गया e 1 by x हो गया, k हो गया, ओके। नेक्स्ट ये 5 नोट करो, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिखूंगा, है ना, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखूंगा। आई रिपीट, x रेज टू पावर n का x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पर एक चार्ट आपका डेरिवेटिव के फॉर्मूलों का होना चाहिए, एक पैरेलल आपने इंटीग्रेशन का लगाना है ताकि मिक्स ना हो, फिर आपको बिल्कुल क्लियर आपकी कंसंट्रेशन बनेगी और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलरली ए दी पावर एक्स ओवर log a प्लस सी ई रेज पावर एक्स का सभी का मैंने आपके सामने लिखा। तो चलिए सिक्स्थ फॉर्मूला, ये मैं साफ कर रहा हूँ, कोई छूट गया तो देख लेंगे, वैसे इसको साफ कर रहा हूँ, है ना। 5 हो गए हैं, तो पहले आई थिंक 20 होते हैं जहां तक मुझे याद है ना। तो 6 देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रल कैसे पढ़ना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 7, indefinite integral of cos x with respect to x that is equal to sin of x plus c, indefinite integral of secant square x with respect to x tan of x plus c, indefinite integral of cosec square x with respect to x is equal to minus of cot of x plus c। 10th formula, integral of secant x tan x with respect to x is secant of x plus c, indefinite integral of cosec of x cot of x with respect to x minus of cosec of x plus c। 12th formula, ये साफ कर रहा हूं, 12th, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ tan of x with respect to x is equal to minus log of mod of cos x
प्लस सी। चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव इसका, जिसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाय कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस कैंसिल, साइन बाय कॉस, फिर टेन बन रहा है। यू मे चेक कीजिए, चेक आपको करना भी चाहिए टेन एक्स का, और उसके बाद कॉट एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद 14th फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ किसका रह गया, साइन को सीकंड एक्स, सीकंड एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ सीकंड एक्स प्लस मॉड ऑफ सीकंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। 15 कोसेक एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 15 नोट करो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आऊंगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, सीकंड स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सीकंड एक्स tan एक्स का सीकंड एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, tan एक्स का माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, एंड सीकंड एक्स का लॉग ऑफ सीकंड एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, एंड कोसेक एक्स का माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 हो गए हैं। 16th फॉर्मूला है हमारा अभी। उसके बाद एक नोट करेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। ज्योमेट्रिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसका मीनिंग इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट। तो 16 देखते हैं अभी। 16 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यहां पर मैं साथ में लिख रहा हूं आपके पास, अगर ए आपका 1 है, यहां पर मैं सामने लिख रहा हूं, यानी कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट अगर मैं ए 1 हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। ऐसे ही 17 इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ, जो सीधा लिखता हूं डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यहां भी मैं आपको बता दूं, अगर ए की जगह 1 आ गया, माइनस ऑफ डी एक्स यहां लगा दो, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, ये जोड़ी बन गई। उसके बाद 18 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए, वो आएगा 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यहां मैं सामने लिख रहा हूं, अगर आपके पास आ गया इंटीग्रल, क्योंकि आपने क्वेश्चन करने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो 19 आ गया हमारा माइनस डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यहां भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको पास डायरेक्ट आ गया माइनस ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा ही होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है आपको, नीचे में लिखना है फॉर्मूले 2 और बड़ा है बोर्ड, हम लिखेंगे आगे भी। इट इज योर, ठीक है, 19। अब 20 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन ए सीकंड इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, और 21 ये होगा माइनस ऑफ डी एक्स ओवर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा। यहां पर देखो, ये दो का आपने करना है कॉम्बिनेशन, दो का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, इनवर्स देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर वो आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, अगर माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, माइनस लग गया तो कॉट इनवर्स
अगर dx ओवर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/a सेकंड इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, अगर माइनस लग गया तो ये बन गया 1/a cos कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में 1/a नहीं आता, बाकी चारों में आता है। हाँ, अगर आपका a 1 है तो फिर कोई चक्कर नहीं, जैसे ये यहाँ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है माइनस में, तो फिर ये मीन 1/1 मीनिंगलेस हो जाता है। तो दिस इज दीज आर द फॉर्मूला 21 है, बाकी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो नोट इट डाउन, लेट मी सी बोर्ड इज विजिबल टू यू पीपल। थोड़ा ही काम रह गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, वो हम करेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। नंबर 1 देखिए, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी, बशर्ते एन हमारा -1 नहीं। इट मींस एक्स की 5 का इंटीग्रल अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूं तो वो आएगा एक्स की 6 ओवर 6 प्लस सी। गॉट इट। ऐसे अगर मैं एक और ले लूं, एक्स की 7 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा एक्स की 8/8 प्लस सी। एक और चीज बता दूं, अगर होगा सपोज 5x प्लस 3 रेज टू पावर से 10 इंटीग्रल, वो क्या आएगा 5x प्लस 3 रेज टू पावर 10 प्लस 1 11 ओवर 11 इंटू डेरिवेटिव आएगा हमारा 5x प्लस 3 का, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा हमारा 5x प्लस 3 रेज टू पावर 11 ओवर 11 इंटू 5, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 5 आएगा, प्लस सी, यहां भी प्लस सी आना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस 3 रेज टू पावर 11 ओवर 55 प्लस सी, ठीक है। उसके बाद बट, अब जो चीज नोट करना है, मीन्स टू से कि फंक्शन आपका लीनियर है, ठीक है, डिग्री 1 है, तो अगर तो उसका डेरिवेटिव 1 है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था, नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 5x प्लस 3 जो लीनियर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, उसका डेरिवेटिव 5 ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, बट यहां पर ये जो चीज समझने वाली है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, सपोज पावर आ गया, उसका इंटीग्रल नॉट इक्वल टू, आप कर दो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, which is equal to x square plus 5 raised to power 5 over 5 into 2x plus c। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं और भी एग्जांपल लूंगा कि ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है दैट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ योर गिवन फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शन। तो x एक लीनियर फंक्शन है, 5x प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, इसलिए ये हमारा गलत है, ऐसे नहीं कर देना आपने, ठीक है। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे यहां पर, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे यहां पर, वो क्या कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/x का आ गया लॉग ऑफ, सॉरी ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, यानी कि अगर मैं कहूं इंटीग्रल ऑफ से कुछ भी ले लो, जैसे 3x, ये आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस सी, नीचे डेरिवेटिव आएगा ना 3x, ठीक है, वो आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x बाय 3 प्लस सी, ठीक है। बट फिर वही बात आ गई, बट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें पता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। बट ठीक है, बट जो है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ
साइन ऑफ से 3x² प्लस 5, ठीक है, dx दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 3x² प्लस 5 ओवर 6x प्लस c, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है ना। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ साइन द क्यूब x दैट इज नॉट इक्वल टू साइन द 4x ओवर 4 प्लस c। तो जितनी भी हमने एग्जांपल्स ली, यहां से हमने एक चीज कंक्लूड की है, वो क्या, इसको पहले नोट इट डाउन, ठीक है। तो क्या हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट की, वो क्या, वो ये कि नोट हमारा ये है कि द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ above formula the above formula is valid only valid if and only ऐसे लिखो, if and only if the given function is a linear function, ठीक है। तो डायरेक्टली हम जो फॉर्मूला अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर गिवन फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है। इफ इट इज नॉट ए लीनियर फंक्शन देन दिस फॉर्मूला इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, ठीक है। तो फंक्शन को लीनियर बनाना पड़ेगा, तब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर 1 ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। और हम कह दें कि कोई भी फंक्शन इट विल बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और सिंपल लैंग्वेज में हम कह दें कि दैट पॉइंट शुड नॉट बी ए कॉर्नर पॉइंट। तो कंटिन्यू करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ गुड डे।